क्लास में हम लोग ये देखे थे कि खो खो विश्व कप कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली भारत। ये पहली बार हुआ है, नई दिल्ली भारत। और कितने देशों ने हिस्सा लिया? 24 देश। और पुरुष टीम कितने थे? 21 पुरुष टीम और 20 महिलाओं की टीम थी। ठीक है, तो हमने यहां तक बताया था। बस एक चीज बताए थे, कुछ ही दिनों में आपका इसका रिजल्ट भी बताएंगे। तो इस पहले विश्व कप खो खो में पुरुषों के विजेता कौन रहे हैं? पुरुषों के विजेता रहे हैं भारत, और उप विजेता नेपाल। यानी पुरुषों का जो खो खो कप विश्व कप हुआ उसके विजेता कौन रहे? भारत। और उप विजेता का नंबर जिसे फाइनल में हराया गया। और ठीक महिलाओं में भी सेम है, विजेता कौन? भारत। और उप विजेता नेपाल। ठीक है, तो यानी ये जो खो खो विश्व कप हुआ पहली बार भारत में खेला गया है, जिसके विजेता चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में भारत ने जीता है। और हराया किसको है? नेपाल को। तो देखिए, जब भी कोई खेल या प्रतियोगिता पहली बार होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या याद रखना है? तो पिछले क्लास में हमने ये भी शुभंकर भी बता दिया था, तेजस और तारा कहाँ पे हुआ है, पहली बार हो रहा है, किसने जीता है, पुरुषों की टीम और महिलाओं की टीम में। हाँ, इसमें एक और सूचना आपको लिखना है अगर है तो है, जो अगला जो होगा खो खो विश्व कप, यानी दूसरा खो खो विश्व कप, 2026 या 27 में होगा। कहाँ पे? बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में है। ठीक है, तो खो खो विश्व कप नई दिल्ली भारत में हुआ है, जिसमें पुरुषों के विजेता और महिलाओं के विजेता भारतीय टीम है, और उप विजेता कौन है? नेपाल। और अगला जो खो खो विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी, यानी कल। तो ये कौन सा गणतंत्र दिवस है? कल जो मनाया जाएगा वो कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? ऑप्शन दे, 74, 75, 76 या 77? 76, यानी 76वां गणतंत्र दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950। वो जब 1930 कह रहे हैं, वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नहीं, 26 जनवरी 1930 जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस हम लोग पहली बार मनाए थे 26 जनवरी 1950 को। क्यों गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो याद करें, गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं हर वर्ष? कब? 26 जनवरी को। यानी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। और आपको पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। क्यों? उस दिन क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब देखिए, इस बार जो हो रहा है स्वतंत्रता दिवस, जैसे गणतंत्र दिवस, तो हर साल जो गणतंत्र दिवस होता है कोई न कोई अतिथि को बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट। तो इस बार का जो मुख्य अतिथि है, गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि वो कौन है?
इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, यानी इस बार जो गणतंत्र दिवस है उसका मुख्य अतिथि कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। ये कहाँ के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है? इंडोनेशिया के। ठीक है, अब देखिए, यह गणतंत्र दिवस मनता है तो हर साल कोई न कोई विषय या थीम रखा जाता है, यानी किस लिए चर्चा का विषय भी रहता है। तो 76वां गणतंत्र विषय का जो थीम है, थीम कहिए या विषय, ये क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। यानी इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसका विषय या थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। तो देखिए, सवाल आपको कैसे बनता है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये लेकिन जनरली पूछा नहीं जाएगा। कितना आसान सवाल है, अगर इसका जवाब आप नहीं जानते हैं तब तो पढ़ना लिखना ही बेकार है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। हाँ, सवाल कौन सा बनता है? गणतंत्र दिवस 2025 से कौन सा गणतंत्र दिवस है? यह है 76वां गणतंत्र दिवस। कब शुरू हुआ था पहली बार? 26 जनवरी 1950। दूसरा सवाल बनता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों? इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए, हर साल किसी न किसी अतिथि को बुलाया जाता है। तो इस बार जो अतिथि है वो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रोबोवो सुबियांतो। सवाल आपसे उल्टा भी पूछ देगा, सीधे पूछ देगा, इतना डीप ना पूछेगा। सवाल पूछ दिया जाएगा, जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो है प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, देखिए, याद रखिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वैसे पूछे जाते हैं या तो जो भारत आता है, या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस देश के जाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की चर्चा जरूर होता है। ऐसा नहीं कोई ऐसा प्रधानमंत्री पूछ देगा जिसे अभी भारत का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, या कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हो जिन्होंने अनोखा कारनामा कर दिया है कि नहीं, या तो कम उम्र का हो, या पहली बार कोई बन रहा हो, कोई महिला बनी हो, या पहली बार कोई जो है निग्रो बना हो, है कि नहीं, तो ऐसे पूछे जाएंगे। लेकिन जिस देश में भारत के कोई नेता जाते हैं या वो देश के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत आते हैं तो उसको याद रखना आवश्यक है। इस बार जो मुख्य अतिथि कौन है? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रोबोवो सुबियांतो। और इस वर्ष विषय कौन सा मनाया जा रहा है? थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विकास, विरासत और विकास। ठीक है, देखिए यहाँ तक 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। देखिए, ये जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है, ये हुआ 8 से 10 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये कब हुआ है? 8 से 10 जनवरी 2025 को। कहाँ पे हुआ है? स्थान भुवनेश्वर। किस राज्य में है? उड़ीसा। तो सबसे पहले तो यही याद रखना पड़ता है, डेट तो याद नहीं भी रखे चलेगा। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला गंगालू। एक ही नाम है। जो कहाँ का प्रधानमंत्री है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री।
ठीक है। मुख्य अतिथि कौन है? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। याद रखिए दोनों मंत्र है। और जब भी होता है तो एक विषय जरूर होता है, यानी थीम कहिए या विषय। विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। अब देखिए समझिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इस बार मुख्य अतिथि कौन था? क्रिस्टिन कार्ला और कंगालू, जो कहाँ का प्रधानमंत्री है? त्रिनिदाद और टोबैगो। जो वेस्ट इंडीज हम लोग कहते हैं ना, तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज में कई सारे देश मिले हुए हैं, तो उसी में एक देश है त्रिनिदाद और एवं टोबैगो। और इस बार जो विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। ये तो आपको सीधे सीधे सवाल बनता है। हाँ, अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये प्रवासी होता क्या है, यानी प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी दूसरे देश से आए, तो प्रवासी हो गया, तो पर्यटक हो गया। यहाँ जो प्रवासी होता है जैसे मान चलिए भारतीय कोई दूसरे देश में रह रहा है, प्रवास किया, चला गया, किसके लिए? व्यापार के लिए। तो अब होता है क्या, जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति भारतीय है, वो चला गया दूसरे देश में, वहीं रह के काम कर रहा है, वहीं रह के बस गया वहीं पे, या तो उसके पास भारतीय नागरिकता है या वहाँ का स्थानीय नागरिकता ले लिया है, लेकिन उसके दादा परदादा के पास भारतीय नागरिकता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? प्रवासी। जो प्रवासी जो बाहर चला जाता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जनसंख्या में तो दो तरह के प्रवासी होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय प्रवास, एक होता है, जैसे आगे पढ़िएगा, एक होगा आपको स्थानीय प्रवास। फिर क्षेत्रीय प्रवास, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। स्थानीय प्रवास जैसे मान चलिए अभी आप लोग कहाँ, सहरसा के शहर के तो नहीं रहने वाले, आप लोग गांव के हैं। आप गांव से यहाँ आके रह गए, कोई 1 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, तो ये हो गया आपको स्थानीय प्रवास। किसी काम से, ये पढ़ने के लिए आए हैं या काम करने के लिए आए हैं। क्षेत्रीय प्रवास होता है कोई यहाँ से दिल्ली कमाने चला गया है, बेंगलोर कमाने चला गया, बम्बई कमाने चला गया है कि नहीं, वो भी क्या है? प्रवासी है, जो यहाँ से प्रवास कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, किसके लिए? किसी न किसी काम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है जो भारत से बाहर चला जाता है, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ भी जाना है आपको। तो हम लोग यहाँ प्रवासी की बात करेंगे, तो किस प्रवासी की बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, जो काम के तलाश में या किसी चीज भारत से बाहर गए, या तो वहीं बस गए, ठीक है, या भारतीय नागरिकता है लेकिन वहीं रह रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवासी। तो ये जो प्रवासी है, तो पहली बार क्या हुआ था, अब भारत क्या है, धीरे धीरे विश्व गुरु बनना चाहता है। तो विश्व गुरु बनना चाहता है तो पूरे दुनिया में भारत का पहचान होना चाहिए कि नहीं। तो जो हम क्या चाह रहे हैं, हमारे जितने भी भारतीय लोग दूसरे देशों में है, वहाँ पे पकड़ मजबूत किया है, तो उससे सहयोग प्राप्त करें, ताकि वहाँ के देशों में भी अपना वर्चस्व बढ़ाया जा सके। इसीलिए हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ताकि भारत से बाहर जो विदेशी भारतीय रह रहे हैं, वो भारत के विकास में योगदान करें और विश्व स्तर पर क्या करें? भारत का नाम ऊंचा करें। ठीक है, तो आप ये बताइए 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो पहला कब हुआ होगा? ऑप्शन दे, 2001, 2002, 2003 या 2004? यानी 2025 में 18वां है, तो इसकी शुरुआत कब हुई होगी? हाँ, 2003। यानी 2003 से प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है,
और ये जनरली कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के आसपास प्रत्येक वर्ष। क्यों? आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वो भी तो प्रवासी थे ना, यहाँ से चले गए थे पहले इंग्लैंड के बैरिस्ट्री करने के लिए, फिर वकालत करने के लिए या केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका के। तो वो जो लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए हर वर्ष 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो आपको देखिए क्या याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जो पूरे दुनिया में जितने भी भारतीय रह रहे हैं, तो हम चाह रहे वो हमारा योगदान भारतीय क्षेत्र में क्या करें? योगदान करें, विकास में योगदान करें। और कहा जाएगा 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। और देखिए ये जो जब भी मुख्य अतिथि कोई होता है तो समझ लीजिए इनके कोई दादा या परदादा कोई न कोई भारतीय जरूर होगा। हम लोग उसी को मुख्य अतिथि बनाते हैं जिनका संबंध भारत से है। हो सकता है भारत के में इसका दादा परदादा या कोई रह रहा हो। और ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन हर साल जो कोई अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार जो है एक सऊदी अरब के डॉक्टर है, सऊदी अरब रहने वाले हैं, सैयद अनवर हुसैन को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है। यानी इसी सम्मेलन में जो एक सैयद अनवर हुसैन है, ये भारतीय ही है, लेकिन अब कहाँ रह रहा है? सऊदी अरब में। ये डॉक्टर है वहाँ का। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। यानी हर साल कोई भारतीय व्यक्ति दुनिया में अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान दिया जाता है। भाई सम्मान देंगे तभी तो हम लोग सपोर्ट करेगा ना, विकास में योगदान करेगा ना। तो याद रखिएगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस लिए मनाया जाता है? प्रवासियों को ध्यान भारत की ओर आकर्षित करने के लिए। ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। ये 18वां है और इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि कौन है और थीम क्या है? ये विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। तो शेंजन समझौता क्या है पहले देखते ही तब लिखिएगा। 1985 में क्या था? 1985 में यूरोप में 5 देश, यानी यूरोप के 5 देश कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब क्या हुआ? 1985 में इन 5 देशों ने ये सोचा, जो भाई हम लोग तो भाई छोटे छोटे देश है और एक देश से दूसरे देश में जाने में, व्यापार करने में क्या होता है, बार बार वीज़ा पासपोर्ट की समस्या होती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? दिक्कत बढ़ जाता है, आसानी से व्यापार नहीं हो पाता है। और ये सब क्षेत्र मिलकर ऐसा क्षेत्र छोटे छोटे देश है, लेकिन इस देश में पर्यटन भी अच्छा होता है। अब मान लीजिए आप गए जर्मनी घूमने के लिए, बगल में स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ये सब है, तो घूमने में आपको दिक्कत हो जाता है कि एक देश से दूसरे देश फिर से वीज़ा लेना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ क्या था, इन लोगों ने सोचा हम लोग ऐसा एक समझौता करते हैं। ठीक है। ऐसा एक समझौता करते हैं जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता ना रहे। जिसे मान लीजिए आपने शेंजन समझौते कोई वीज़ा ले लिया जर्मनी का ही, तो आप जर्मनी के वीजे पे ही आप फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग कहीं घूम सकते। एक दूसरे को सामान पहुंचाने में बार बार पासपोर्ट वीजे की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो 1985 में ये बना था, यानी एक सीमा मुक्त आवाजाही था, यानी सीमा मुक्त आवाजाही। यानी शेंजन समझौते में जितने भी देश होंगे
उस देश में से अगर एक का भी आप वीज़ा ले लेते हैं तो आप उस समझौते के तहत जितने भी देश शामिल है सब में बिना वीज़ा के आप, यानी एक देश का वीज़ा हो तो आप आसानी से घूम सकते हैं। ये क्यों बनाया गया था? ताकि व्यापार करना आसान हो जाए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो अब हम ये चर्चा अभी क्यों किए हैं? क्योंकि 1 जनवरी 2025 से 2 नए सदस्य इसमें जुड़ गए हैं, जिसका नाम है रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया। तो अब टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 29 देश है इसमें। टोटल कितने देश है? 29 देश। यानी शेंजन समझौता यूरोप में के 5 देशों ने, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, 1985 में शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना, यानी अगर एक का भी वीज़ा है तो आप किसी भी देश में बिना वीज़ा पासपोर्ट के ट्रेवल कर सकते हैं, ताकि व्यापार करने में आसान हो, सामान को ले जाने में आसानी हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो शुरुआत 5 लोगों ने किया। कब? 1985 में। और 1 जनवरी 2025 को कितने सदस्य हो गए? 2। तो आपसे सवाल पूछेगा, एक तो शेंजन समझौता कब हुआ था? कहाँ पे है ये हुआ है? यूरोप में। ठीक है, और शुरुआत कितने देशों ने किया था? 5 देशों ने। वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 29 देश है। और ये जो 2 देश जुड़ा है, रोमानिया और बुल्गारिया, जो 1 जनवरी 2025 से जुड़ा है। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। अच्छा, हो ना। फिर भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल। अच्छा, केबल स्टैंड रेल पुल मतलब क्या? देखिए, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, तो इसके ऊपर एक पुल बनाया गया है, और ये पुल जो होगा ये कैसा होगा? ये केबल यानी तार से जुड़ा होगा। इसको क्या कहते हैं? केबल स्टैंड रेल पुल। यानी ये जो पूरा पुल है ये किससे? केवल तार से जुड़ा हुआ है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में। तो ये भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल बनाया गया है, जिसका नाम है अंजी खात पुल। यानी भारत का पहला केबल स्टेशन पुल अंजी खात पुल, जो क्या है? केबल स्टैंड बना होगा, ये बना है। ये कहाँ पे बना है? यानी एक जगह है रियासी को किससे जोड़ता है? कटरा से। ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रियासी से कहाँ जोड़ता है? कटरा। और इसकी जो लंबाई है 725.2 मीटर। लंबाई कितनी है? 725.2 मीटर। यानी भारत का पहला केबल रेल स्टैंड पुल है, जो किस नाम से जाना जाता है? अंजी खात पुल, जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है? सियासी से कटरा। ठीक है, कटरा नाम सुने कभी? माता वैष्णो देवी का जो स्थान है वो कटरा में ही है। ठीक है, जैसे आपको वैष्णो देवी जाना तो कटरा जाना पड़ेगा, कटरा से ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। ये क्या है? सियासी से लेकर के कटरा तक है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिए ये जो रेल बनाया गया है ये भारतीय रेल पुल बनाया किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा। और ये जो किसका हिस्सा है? USBRL, यानी यूस हो गया उधमपुर, एस से श्रीनगर, बी से बारामूला, आर से रेल, इससे लिंक। यानी भारतीय रेलवे का एक परियोजना चल रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। यानी उधमपुर से लेकर के बारामूला तक रेल लाइन बिछाना है, किसके? वाया श्रीनगर के द्वारा। ये कौन कर रहा है? तो इसी रेल लिंक में एक जगह आएगा बीच में, जहां से सियासी से कटरा तक के लिए क्या करेगा? बीच में केबल पुल बनाया जाएगा। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 725.2 मीटर। ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये भारत का पहला
केबल पुल है, यानी जिसको तार से बांधा हुआ पुल है रेलवे का। बाकी तो है, यानी क्या कहते हैं, सड़क के लिए है, लेकिन रेलवे के लिए पहली बार है। तो पूछा जाएगा भारत का पहला जो है रेलवे केबल पुल कौन सा है? अंजी खाद पुल, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ से कहाँ तक? सियासी से कटरा तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 725.2 मीटर। हाँ, ये किसका हिस्सा है? USBRL का, यानी भारतीय रेल का एक परियोजना चल रहा है जहाँ पे बारामूला से उधमपुर नगर तक एक रेल बिछाई जाएगी। उसी के बीच में ये स्टेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे इसरो का स्पेसडेक्स मिशन। इसरो तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, ठीक है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इसरो ने क्या किया है, एक स्पेसडेक्स मिशन निकाला है। स्पेसडेक्स मिशन, स्पेसडेक्स क्या होता है? जब जैसे मान लो एक अंतरिक्ष ये है, यानी एक क्या है, सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट ये है, ठीक है। अगर दो सैटेलाइट को जोड़ना हो या दो सैटेलाइट को अलग करना हो या अंतरिक्ष यान को अलग करना हो, यानी जोड़ना हो या अलग करना। अब देखिए क्या है, अब अंतरिक्ष से कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको जोड़ने या खोलने के लिए नीचे लाना पड़ता था। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से जा करके उसको या तो जो खराब चीज़ होगा उसको खोल के हटा दिया जाएगा, है कि नहीं, नया चीज़ उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो जोड़ने और खोलने, तो जोड़ने को, जो दो अंतरिक्ष यान को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? डॉकिंग। क्या कहते हैं? डॉकिंग। डॉकिंग यानी दो अंतरिक्ष यान या उपग्रह को जोड़ना। और एक होता है अनडॉकिंग। इसका मतलब क्या होगा? दो अंतरिक्ष यान या उपग्रह को खोलना या अलग करना। देखिए क्या आता है, अब अंतरिक्ष भेजिए, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उसको नीचे लाइए, लाने का कोई तकनीक हम लोग के पास था नहीं। अब ठीक कैसे करेंगे? तो अब ठीक करने के लिए हमने एक नया मिशन शुरू किया है, स्पेसडेक्स मिशन। अगर दो अंतरिक्ष यान इसमें उपग्रह को खोलना हो तो उसे जोड़ना हो तो उसे डॉकिंग करते हैं, और खोलना हो तो अनडॉकिंग करते हैं। तो अब ये पहली बार भारत ने किया है। तो हाँ, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग में हासिल करने वाला ये भारत का चौथा, ये दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? भारत। तो इससे पहले 3 ही देश कर चुका है। वो 3 देश कौन है? चीन, रूस, अमेरिका। यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है, ठीक है, जो वहाँ पे अंतरिक्ष में ही ये अंतरिक्ष यान को जोड़ भी सकता है और अलग भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ सवाल क्या आता है, ये जो स्पेसडेक्स मिशन है, ये स्पेसडेक्स को, ये स्पेसडेक्स प्रकार की मशीन ही है, उसको भेजा किसके द्वारा किया हो गया? तो उसको भेजा गया है PSLV-C60। किसके द्वारा भेजा गया है? PSLV-C60। और याद रखिएगा, कोई भी अगर अंतरिक्ष भेजा जाता है तो वो कहाँ से भेजा जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश।
ये अंतरिक्ष में कोई भी अगर इसरो कोई भी चीज़ ऊपर फेंके, चाहे रॉकेट हो या यान हो, तो कहाँ से फेंका जाता है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक जगह है जिसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। कभी कभी पूछ जाते हैं, आंख बंद करके सेट कर दीजिएगा, जो इसरो यानी जहाँ नाम इसरो देखिएगा, इसरो कोई भी सैटेलाइट भेजेगा तो कहाँ से भेजेगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से। ठीक है, और उसमें एक मशीन भेजने वाला था PSLV। PSLV यानी देखिए, जब आगे आप लोग पढ़िएगा अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिसे शॉर्ट में कहते हैं SLV। देखिए ऐसे समझिए, हम लोग जो है यानी हर देश अपना कुछ न कुछ सैटेलाइट बनाती है ताकि हमको भारत सबकी जानकारी हो, जिससे मौसम की जानकारी हो। टीवी रेडियो ये सब जो देख रहे हैं, ये यूट्यूब और जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? सैटेलाइट के माध्यम से ही हो रहा है ना। तो हर देश अपना सैटेलाइट बनाती है ताकि अंतरिक्ष की जानकारी हो और अंतरिक्ष में जो भी फायदा उसका हम उठा सके। तो भारत में यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? इसरो को, यानी अंतरिक्ष का निर्माण करना और उपग्रह का निर्माण करना और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना, ये दोनों काम किसका है? इसरो का। यानी इसरो उपग्रह बनाता भी है और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजता भी है। तो ये सब उपग्रह है। हाँ, भेजने के लिए जिस यान का नाम कहता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, यानी अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यानी क्या है? वह मशीन जिससे हम अंतरिक्ष को कहाँ भेजते हैं? उपग्रह को कहाँ भेजते हैं? अंतरिक्ष में। यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यानी भेजना, यानी उपग्रह को भेजने वाला यान, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो का काम है सैटेलाइट बनाना भी है और सैटेलाइट को भेजना भी है। और सैटेलाइट जिससे भेजते हैं उसको कहते हैं SLV, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको जनरली देखिएगा, एक PSLV है और एक होगा GSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे मान चलिए ये धरती है, तो PSLV भारत के क्या है? ये ध्रुवों के ऊपर से घूमता है ये, और ये कहाँ से घूमता है? ये इक्वेटर के आसपास से घूमता है। तो ये सब जब आप लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़िएगा तब देखिएगा। अभी याद रखिएगा, इसरो सैटेलाइट बनाता भी है और सैटेलाइट को भेजता भी है। और हमारा जो मेन अभी मकसद है, इसरो ने अभी हाल फिलहाल में ही जो एक स्पाइडेक्स मिशन भेजा है, किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से? PSLV C60 से। ठीक है, और इसका काम क्या है? जो अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान या उपग्रह को जोड़ना या अलग करना, डॉकिंग या अनडॉकिंग। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। यानी इससे पहले 3 ही देश कर चुका है, रूस, चीन, अमेरिका, अब हो गया भारत। ठीक है, ये तो इसमें है। और इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता है जो आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब इसरो का प्रमुख कौन है? इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी हाल फिल्म बना है, वो है वी नारायणन। यानी इसरो का प्रमुख कौन है? वी नारायणन। इससे पहले कौन था? M सोमनाथ। यानी इसरो का इससे पहले जो अध्यक्ष था वो कौन था? M सोमनाथ। और अब कौन हो गया? वी नारायणन। ठीक है, और देखिए जो इसरो का जो प्रमुख होता है वही अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी होता है। वो कौन होता है? अंतरिक्ष विभाग का सचिव। वो भी कौन हो गया? वी नारायणन। तो जो इसरो का प्रमुख होगा वही अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी होगा। और ये विभाग कहाँ? प्रधानमंत्री के अंदर में काम करता है। ये किसके पास है विभाग? प्रधानमंत्री। यानी इसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री। और सचिव कौन है? इसरो का प्रमुख वी नारायणन। ये किसका स्थान लिए हैं? M सोमनाथ के जगह पे आया है। किसके जगह पे आया है? M सोमनाथ के जगह पे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
और सोचिए अभी कौन बनेगा करोड़पति में 6.5 लाख के क्वेश्चन में यही पूछा था, 6,40,000 क्वेश्चन में। इसरो का प्रधान, इसे पूछा गया था इसरो का प्रमुख एम सोमनाथ की जगह पे किसे बनाया गया, वो था वी नारायणन। ठीक है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री देखिए, कनाडा में क्या हुआ, कनाडा का एक प्रधानमंत्री था जस्टिन ट्रूडो। कौन था? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये तो यहाँ का प्रधानमंत्री था, लेकिन इसके नेतृत्व में सवाल उठने लगा इसके पार्टी में, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, खुद से इस्तीफा दे दिया। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये क्या किया, इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको खुद लग रहा था जो भाई हमारा नेतृत्व उतना सही नहीं है। तो ये सवाल बन सकता है, सोचिए बिना किसी अविश्वास प्रस्ताव के, बिना किसी विरोध के खुद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यह कह के क्योंकि वह जो है उसका नेतृत्व उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने खुद से इस्तीफा दे दिया, तो वो कहाँ के प्रधानमंत्री है? कनाडा के प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद। इंटरनेशनल जुडिशियल काउंसिल, IJC। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद यानी ICJ, इसका जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? भारतीय बना है। यानी इसका अध्यक्ष कौन है? भारतीय, यानी मदन लोकुर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? मदन लोकुर। ये कितने वर्ष के लिए बनेगा? 4 वर्ष के लिए। और इससे पहले क्या था? पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज। ये कहाँ के जज थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद में किसे अध्यक्ष बनाया गया है? मदन लोकुर को। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और ये कौन थे? पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, देखिएगा, इतना लिख लीजिए दोनों।